आज हम बात करने वाले हैं चिरैया सीरीज के एपिसोड 4, 5 और 6 की, जहां कहानी और भी ज्यादा डार्क, डिस्टर्बिंग और इमोशनल होती चली जाती है। अगर आपने अभी तक चिरैया के एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखे, तो उनका ब्रेकडाउन और फुल एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो एपिसोड्स जरूर देख लेना, क्योंकि आज जो सच सामने आने वाला है, उसके बाद इस कहानी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। कहानी शुरू होती है। कमलेश के कदम आज बहुत भारी हैं। कमलेश, जिसने पूरी जिंदगी इसी घर के ढर्रे को अपनाया, जिसने हमेशा ये माना कि पुरुष जो करते हैं वही इस संसार का नियम है, आज उसके अपने ही पैर उसका साथ नहीं दे रहे हैं। कमलेश के सामने अब वो सच बिल्कुल साफ हो चुका था, जिसे वो मानने से डर रही थी। उसका अपना बेटा अरुण, वो बेटा जिसे उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे उसने दुनिया की हर बुरी नजर से बचाकर पाला, जिसे उसने हमेशा सीधा, सच्चा और निर्दोष समझा, उसी अरुण ने अपनी पत्नी के साथ शादी की इस पहली ही रात में वो हैवानियत की थी, जिसे ये पढ़ा लिखा समाज भी अक्सर एक पवित्र रिश्ते का नाम देकर पर्दे के पीछे छिपा देता है। कमलेश के लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसकी अपनी आंखों में इस वक्त एक ऐसी गहरी शर्मिंदगी है जो किसी भी इंसान को अंदर से मार देती है। कमलेश की दिमाग में अतीत की कई बातें एक साथ घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसने कैसी अरुण की हर जिद को पूरा किया था, कैसी उसने हमेशा अरुण की गलतियों पर पर्दा डाला था, और कैसी उसने अनजाने में ही सही लेकिन अरुण को एक ऐसा पुरुष बना दिया जो सोचता है कि एक औरत के शरीर पर उसका मालिकाना हक है। कमलेश खुद को इस विनाश का जिम्मेदार मानने लगती है। इस घर का सबसे बड़ा स्तंभ, सबसे पूजनीय व्यक्ति है सुकुमार भ्रमर। सुकुमार भ्रमर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो समाज में अपनी प्रगतिशील सोच, अपनी ऊंचे आदर्शों और अपनी क्रांतिकारी कविताओं के लिए जाना जाता है। वो मंचों पर खड़े होकर समाज को सुधारने की बातें करता है, वो अधिकारों की बात करता है, वो नारी सम्मान पर लंबी चौड़ी भाषण लिखता है। कमलेश और पूजा के दिलों के किसी कोने में एक बहुत ही धुंधली सी उम्मीद बची हुई है कि शायद जब ये सच सुकुमार भ्रमर के सामने आएगा तो वो अपनी जनवादी और प्रगतिशील सोच का परिचय देंगी। और आखिरकार वो भारी पल आ ही जाता है जब कमलेश अपनी बची खुची हिम्मत को समेटती है और सुकुमार भ्रमर के सामने जाकर खड़ी होती है। वो अपनी कांपती हुई, लड़खड़ाती हुई आवाज में अरुण की उस रात की पूरी घिनौनी करतूत को शब्दों में ढालना शुरू करती है। वो सुकुमार भ्रमर को बताती है कि कैसे पूजा इस वक्त एक जिंदा लाश की तरह कमरे में पड़ी है, कैसे उसकी आंखों का सारा पानी सूख चुका है। कमलेश की आवाज में एक मां का दर्द भी था और एक औरत का आक्रोश भी। सुकुमार भ्रमर अपनी जगह से उठता है। सुकुमार भ्रमर बहुत ही ठंडे लहजे में कमलेश को ये साफ हिदायत दे देता है कि ये बात इस कमरे और इस घर की दहलीज से बाहर किसी भी कीमत पर नहीं जानी चाहिए। कमलेश जब सुकुमार भ्रमर के मुंह से इन शब्दों को सुनती है तो वो अंदर तक पूरी तरह से हिल जाती है। कमलेश को ये बहुत ही कड़वा एहसास होता है कि समस्या सिर्फ अकेले अरुण की नहीं है, समस्या तो सुकुमार भ्रमर की उस सोच में है जो एक पति को अपनी पत्नी पर असीमित शारीरिक अधिकार देती है। लेकिन कमलेश, जो इतने सालों से चुप रहती आई थी, अब और ज्यादा चुप रहने के मूड में नहीं थी। उसे इस घुटन भरे माहौल में अपने पति विनय का एक मूक समर्थन मिलता है। विनय हमेशा की तरह ज्यादा कुछ नहीं बोलता। वो अपने पिता के सामने खड़ा होने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाता, लेकिन वो कमलेश को आगे बढ़ने से रोकता भी नहीं है। उसकी आंखों में एक तरह की बेबसी और सहमति साफ दिखाई देती है। इसी छोटे से सहारे को पाकर कमलेश ये बड़ा फैसला करती है कि पूजा को इस नरक जैसे माहौल से तुरंत बाहर निकालना होगा। वो तय करती है कि वो पूजा को इस घर से दूर उसके नाना जी के पास ले जाएगी, जहां शायद इस पाखंडी समाज की छाया ना पड़े। कमलेश को एक धुंधली सी उम्मीद है कि शायद वहां जाने के बाद कोई नया रास्ता निकलेगा। शायद वहां की हवा में पूजा सांस ले पाएगी और शायद कानून उनकी कुछ मदद कर पाएगा। जब वे दोनों पूजा के नाना जी के घर पहुंचते हैं तो कहानी का पूरा परिवेश और उसकी टोन थोड़ी बदल जाती है। पूजा और कमलेश अपने दिलों में न्याय की एक बहुत छोटी सी लॉ लेकर यहाँ आए हैं। घर पर बैठकर कानूनी जानकारों और समझदार लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। उनके सामने एक ऐसी कड़वी और डरावनी सच्चाई आती है जो उनके पैरों तले की जमीन को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। उन्हें इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान पता चलता है कि जिस देश में वे रह रहे हैं वहां वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को लेकर कानून की स्थिति कितनी ज्यादा कमजोर और निराशाजनक है। उन्हें ये जानकर गहरा धक्का लगता है कि शादी के पवित्र बंधन के भीतर यदि एक पति अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक जबरदस्ती करता है तो कानून उसे उस तरह से अपराध नहीं मानता जैसे आमतौर पर बलात्कार को माना जाता है।
शादी के बाद एक पत्नी की सहमति, उसकी मर्जी और उसके अपने शरीर पर उसके अधिकारों को लेकर देश की कानूनी व्यवस्था में कोई पुख्ता और साफ सुरक्षा मौजूद नहीं है। लेकिन इसी घनी और गहरी अंधेरी के बीच कमलेश के भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत भी हो रही होती है। कहानी के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक आते आते पूजा और कमलेश को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि वे जिस रास्ते पर चल पड़ी हैं वो कोई आसान रास्ता नहीं है। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सदियों पुरानी उस मानसिकता से है जो हर घर की रगों में लहू बनकर दौड़ रही है। कमलेश को ये बहुत बड़ा और क्रांतिकारी एहसास होता है कि पूजा इस दुनिया में अकेली नहीं है जिसके साथ ये नाइंसाफी हुई है। न जाने कितनी ही औरतें हर रोज बंद कमरों के भीतर इसी तरह की खौफनाक दौर से गुजरती हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी चीखें कभी इन दीवारों से बाहर नहीं आ पाती। उनकी आवाज को समाज की लोकलाज और संस्कारों के नाम पर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। यही वो गहरा और क्रांतिकारी एहसास था जो कमलेश के भीतर की सोई हुई चेतना को फिर से जगा देता है और उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत और निडर बना देता है। कमलेश के भीतर की इस नई और अटूट हिम्मत को देखकर पूजा के मुरझाए हुए वजूद में भी फिर से एक नई जान आने लगती है। उसे महसूस होता है कि भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो, लेकिन जब तक कमलेश का हाथ उसके सिर पर है वो अकेली नहीं है। अब दोनों औरतें बहुत ही गहराई से ये समझ चुकी हैं कि बंद कमरों के भीतर बैठकर आंसू बहाने से या अपनी किस्मत को कोसने से उन्हें कभी न्याय नहीं मिलने वाला। उन्हें अपने इस व्यक्तिगत दर्द को, अपनी इस निजी लड़ाई को इस समाज के सामने खुले तौर पर लाना ही होगा, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। एपिसोड के आखिरी और सबसे भावुक दृश्यों में दोनों औरतें खुद को पूरी तरह से संभालती हुई और एक नई संकल्प के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। उनके चेहरों पर डर अब भी है क्योंकि वे जानती हैं कि आगे का रास्ता कांटों से भरा है। उनके दिलों में वो पुराना दर्द और घाव अब भी हरी हैं जो अरुण ने उन्हें दिए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये थी कि उन दोनों के भीतर अब वो पुरानी चुप्पी नहीं बची थी। वो बेबसी अब एक बड़े विद्रोह का रूप ले चुकी थी। वे दोनों मिलकर ये अंतिम और अटूट फैसला करती हैं कि वे अब एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगी। वे इस समाज के बनाए किसी भी नियम के आगे नहीं झुकेंगी। अब ये लड़ाई किसी बंद कमरे की अंधेरी में नहीं बल्कि इस समाज की पूरी रोशनी में सरेआम और पूरी ताकत के साथ लड़ी जाएगी। और इसी बेहद शक्तिशाली और विचारोत्तेजक मोड़ पर आकर चिड़िया की ये पूरी कहानी केवल एक लड़की की व्यक्तिगत कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये इस पूरे आधुनिक समाज के सामने एक ऐसा ज्वलंत और ना टाली जाने वाला सामाजिक सवाल बनकर खड़ी हो जाती है जिसका जवाब हर किसी को देना होगा। एक ऐसा सवाल जिसे ये समाज हमेशा बंद कमरों के भीतर दबा देना चाहता है। एक ऐसा सच जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन जिसे दबाते दबाते आज न जाने कितनी ही मासूम जिंदगियां अंदर से पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी हैं। और इसी के साथ चिड़ैया की ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं चिड़ैया की अगले सीजन का भी फुल डार्क एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।